अब कंट्रीज उस बेसिस पे पावरफुल बनेंगी कि वो कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। यही एआई जो है साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जो कि पता कर सकता है कि कहां पर खतरा है, कहां पर मैलवेयर अटैक हो सकता है, कहां वायरस अटैक हो सकता है, कहां सर्वर क्रैश हो सकता है। कुछ ही दिन पहले चाइना ने मिलिट्री डॉग बनाया, ट्रेन किया गया एज अ किलर मशीन। इवन ये भी कहा जा रहा है कि मैन विल नॉट फाइट द वॉर, मतलब वहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ह्यूमन नहीं, वहां मशीन्स होंगे और एआई होगा, वो लड़ाई कर रहे होंगे। एआई इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेगा, एआई सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेगा। ह्यूमंस आर ह्यूमंस, राइट, मशीन्स आर मशीन्स। एक ह्यूमन टच और जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो रहेगा, चाहे हम कितने भी टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस कर लें। जो भी नया टेक्नोलॉजी आया, जैसे एआई ही आया, तो इसका इम्पैक्ट तो सारी कंट्रीज पे तो इक्वल नहीं पड़ेगा। एक है जो एआई डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा क्या है एआई इंटरऑपरेबिलिटी, कि हम कहां पर किस सेक्टर में कहां यूज करेंगे, क्या उसका एप्लीकेशन होगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इकरा आईएएस इंस्टीट्यूट। इकरा आईएएस अपने नई पहल के अंतर्गत एक नई सीरीज़ लेके आई है आपके लिए, जिसका नाम है इकरा पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से ब्रेक करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं इकरा आईएएस के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। इकरा आईएएस एक बहुत बड़ी एजुकेशन संस्थान है जिसका सेंटर पुणे, कानपुर, और ऑनलाइन में मैं आपको क्या बताऊं, हमारे साथ 7 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स के लिए, हम अपने यूजर्स के लिए कुछ ऐसी नई चीज़ें प्रस्तुत करते रहते हैं। तो इस प्रस्तुति के लिए आज हमारे साथ नीरज नचिकेता सर हैं, जो हमारे साइंस एंड टेक के सीनियर फैकल्टी हैं। और आपके सामने जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है एआई। जैसे आप लोगों ने बहुत सुना होगा एआई के बारे में, बट बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स कि एआई क्या होता है, उसके डेफिनेशंस और उसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस को लेके आज नीरज नचिकेता सर आपके सामने बहुत ही सुंदर तरीके से इस टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। वेलकम सर टू दिस पॉडकास्ट। वी आर रियली हम्बल्ड टू हैव यू टुडे। थैंक यू। जस्ट टू गिव अ यूजर्स अ बेसिक इनसाइट, सर आप हमारे लोगों को एआई के बारे में बेसिक्स बताइए। सर एआई होता क्या है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करता हूँ इकरा आईएएस को। बीइंग द पार्ट ऑफ इकरा आईएएस फैकल्टी टीम, इट बिकम्स ऑनर फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई मायनों में, मतलब केवल परीक्षा की बात नहीं है, यूपीएससी एग्जाम वहाँ तो क्वेश्चन आता ही है एआई पे, लेकिन इसके अलावा बाकी जो जनरल चीज़ें हैं जो एक आम आदमी को एआई के बारे में जानना चाहिए, वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ एआई, है ना, अगर हम इसको सिंपल टर्म में समझें, वो ये है कि जो एक ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस होती है, जिस प्रकार से हम कोई चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, अपने विवेक का उपयोग करते हैं, यही अगर सिस्टम कोई भी डिवाइस या कोई भी सिस्टम, चाहे वो लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, उनमें ये क्षमता आ जाए, दैट मीन्स इफ एनी काइंड ऑफ सच सिस्टम कैन डेवलप दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस विच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एज व्हाट ह्यूमंस डू इन अ सिमिलर मैनर, दैट्स वेयर द एआई कम्स। अब मैं थोड़ा टेक्निकल बातें करता हूँ। एआई इज अ डिसिप्लिन, एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो आज के 21st सेंचुरी में इसका बहुत बड़ा जो है एप्लीकेशन फील्ड इवॉल्व कर रहा है और आने वाले टाइम में और भी होगा। दूसरा क्या है कि एआई जो है अपने आप में बहुत चीज़ों को समेटे हुए, तो व्हेन यू टॉक अबाउट एआई, तो इट कम्स इनटू अ वेरी एडवांस लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग and the use of kind of optimization and the mathematics which make such kind of algorithm to act and work like human brain। तो वो चीज़ यहाँ पर है। थैंक यू सर इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। सर अब जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली, आपने ह्यूमन ब्रेन बोला, आपने ह्यूमन इमोशंस बोले, आपने ह्यूमन बिहेवियर बोला, तो अब हम इसको एक तराजू पे रखते हुए अब एआई के डिटेल्स में चलते हैं, जहाँ पे आप हमारे यूजर्स को बताएं कि एआई कितने टाइप के होते हैं और ये कैसे ह्यूमंस को मिमिक करता है, और आप अगर कुछ इसमें उदाहरण भी जोड़ सके
तो हमारे यूजर्स के लिए काफ़ी लाभदायक होगी सर। बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन मतलब बहुत वैलिड क्वेश्चन है और पता होना चाहिए जो है। जब हम एआई कहते हैं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर जस्ट पहले कि एआई अपने आप में डिसिप्लिन है, बहुत बड़ा फील्ड है। जिस तरह हम कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो या कोई भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, वैसा एआई भी एक सब्जेक्ट है। तो अगर हम एआई को डिवाइड करें कंपोनेंट्स में, तो मुख्यतः इसके मेन अगर मैं ब्रॉड कंटूर में डिवाइड करूं मैं, तो मैं ये कह सकता हूँ एक इनपुट होता है, एक आउटपुट है, अब बीच में 3 कंपोनेंट्स और लेयर्स होते हैं। बट लेट मी ब्रिंग इन टू मोर बेटर वे ऑफ सब डिविजन ऑफ एआई। एआई को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई क्या है? जो स्पेसिफिक टास्क को करता है, कोई भी काम है उसको वो कंप्लीट कर दिया है। बट जब हम स्ट्रॉन्ग एआई की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है कि जहां हम प्रॉपर जो ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन सिस्टम जैसे काम करता है, हम उस लेवल तक की वहां पर जो भी एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशन वहां पर आते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एआई में ह्यूमन लाइक जो इंटेलिजेंस है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो एजीआई, जो जनरल इंटेलिजेंस की बात होती है, और एक होता है सुपर इंटेलिजेंस की बात करते हैं, एएसआई की बात करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस में क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए जब बुक पढ़ते हैं, कोई भी हम किताब पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो बुक को हम पढ़ते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, वो समझने प्रयास करते हैं। कोई भी इमेज है, कोई ग्राफिक है, तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है, जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है। अगर वैसा ही एआई भी काम करे तो वो जनरल में। लेकिन जब हम सुपर इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन का काम होता है, न्यूरल नेटवर्क काम होता है कि हम उसको काफ़ी डीप प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसकी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट को हम देखते हैं। तो अगर हम वो चीज़ को हम कर पाएँ, तो एक बहुत एडवांस लेवल ऑफ सिस्टम एआई डेवलप करता है, जो कि पूरी तरह से ह्यूमन के तौर पे ला देता है वहाँ पर। तो ये 2 ब्रॉड डिवीजन है। इसके अलावा हम एआई को और भी कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। कई बार आप पॉपुलरली पढ़ते हैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कई बार न्यूरल नेटवर्क। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सब टर्म्स चर्चा में आता है, न्यूज़ में आता है, लेकिन उसको बहुत क्लियर कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन नहीं किया जाता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ बराबर है, एक जैसा है, बट दे आर नॉट द सेम। दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर लिंक टू ईच अदर, बट दे हैव गॉट डिफरेंट मीनिंग ऑल्सो देयर। तो वो ये बात भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, और स्ट्रॉन्ग एआई के अंदर एजीआई एंड एएसआई आता है। इसके अलावा जो है इसके जो वर्किंग है, उसके अंदर एमएल, डीएल, न्यूरल नेटवर्क, ये 3 मेन चीज़ें। फिर लैंग्वेज की बात हम करते हैं तो वहाँ पर एलएलएम की बात आता है। तो कहने का मतलब है एआई एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर कई सारे सब कंपोनेंट्स हैं। थैंक यू सर, आपने बड़े सिंपल तरीके से एआई का डेफिनेशन और एआई के टाइप्स बताए। सर, जैसे अगर हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में देखें, तो सर ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो इन सब में फिट हो पाएंगे? क्या कोई ऐसा एआई है जो वीक एआई हो, और वीक एआई है तो वो करता क्या? हाँ, डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज़ करते भी है, ऐसे नहीं है। अब जैसे कि कोई हमें प्रॉपर, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल ये है कि जब हम लोग यूज़ करते हैं सीरी या एलेक्सा, या हम कोई भी ऐसे गूगल असिस्टेंट का काम करते हैं, तो जहाँ हम क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज़ एआई, तो वो एआई जवाब देगा। या हम कोई जो प्रोब करते हो क्वेश्चन कि व्हाट इज़ दिस, या किसी जगह के बारे में पूछते हैं, तो वो एक नॉर्मल एक है जो वो टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा है। कई बार, जैसे कि मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अगर मशीन की बात करें, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पर प्रोग्राम मशीन होते हैं। तो जो प्रोग्राम मशीन होता है वो काम करता है। मान लीजिए अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में असेंबलिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर टास्क है, स्पेसिफिक टास्क है। तो वहाँ पर जो एआई है उस टास्क को बेटर वे करने में हेल्प कर रहा है। तो ये हो गया एक तरह का वीक एआई का हम कहेंगे, जो कि कोई पर्टिकुलर टास्क को एआई कंप्लीट कर रहा है, जो हम चाहते हैं कि वो हमें रिजल्ट मिल जाए। जब हम स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, जैसे जब मैंने अभी बताया कि जो ह्यूमन ब्रेन करता है, जहाँ हम डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, ह्यूमन एस्पेक्ट करते हैं। मैं इसका बहुत अच्छा कई बार एग्जांपल मैं क्लास में बताता हूँ। जैसे अभी मैंने मशीन की बात की, इमेजिन कीजिए कि ऐसी मशीन हो जो बात कर सकता है ह्यूमन की तरह, है ना, लैंग्वेज को समझ सकता है ह्यूमन की तरह, टास्क कर सकता है जो ह्यूमन की तरह है,
जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमनॉइड, अगर हम बात करें सोफिया, सोफिया रोबोट काफ़ी पॉपुलर है एंड इज वन ऑफ द काइंड ऑफ ह्यूमनॉइड जिसको सिटीजनशिप स्टेटस भी दिया गया है ना। गवर्नमेंट ऑफ सऊदी जो है उन्होंने दिया है, पहला रोबोट है वर्ल्ड में। तो अगर हम सोफिया की बात करें या ऐसे कोई भी ह्यूमनॉइड की बात करें, तो ये सब एक ऐसे लेवल पे आता है जो कि एडवांस लेवल पे आता है, जहाँ पर डाटा कॉन्टेक्स्ट या कोई भी अननोन चीज़ है। कई बार ब्रेन क्या करता है, कोई चीज़ें हमारे नोन होते हम करते हैं, कई बार हम अननोन टेरिटरी में जाते हैं, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एआई काफ़ी हेल्प करता है वहाँ पर। ओके, थैंक यू सर। सर इसमें मैं आपको थोड़ा सा और खंगालना चाहूँगा, और जैसे आपने 3 टर्म यूज़ किए, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। आप हमारे यूज़र को बताएं कि ये है क्या, क्योंकि हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन जानते नहीं ये होता क्या है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। देखिए, ये तीनों टर्म मशीन लर्निंग एमएल, डीप लर्निंग डीएल एंड न्यूरल नेटवर्क एनएन, पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूरल नेटवर्क क्या है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क पे हमारा बहुत कम ध्यान होता है। जनरली हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बात करते हैं। न्यूरल नेटवर्क जो है ये ऐसा, मतलब आप समझो कि जिस तरह हमारा ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है ना। हम जो भी काम करते हैं, हमारा एंटायर बॉडी जो है ह्यूमन ब्रेन से चलता है, एंड ब्रेन इज मेड ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स। अगर हम एआई में जब हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, अगर हम वैसे न्यूरल यूनिट या नेटवर्क डेवलप करें जो एक ह्यूमन ब्रेन का काम होता है, तो वहाँ पर न्यूरल नेटवर्क आता है। जैसे मान लीजिए कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच आता है, उसी को फिर हम बोलते हैं, या जब हम स्पीच देखते हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। कोई भी लैंग्वेज का पार्ट आता है वहाँ हम करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क एक तरह से लेयर्स है, मतलब आप समझे कई ऐसे लेयर्स हैं जो कि ऐसे न्यूरल यूनिट से बना हुआ है, विच इज सेम एज कॉग्निटिव, कॉग्निशन जो होता है एक ह्यूमन ब्रेन का होता है। तो ये सबसे पहला पार्ट आता है एआई का। अब इसी का 2 कंपोनेंट है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, है ना। एमएल एंड डीएल आता है। जब मशीन लर्निंग होता है तो मशीन लर्निंग में क्या होता है, हम ट्रेन करते हैं, कोई भी डाटा सेट है, कोई भी जानकारी है, उसको होता है, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देता है, बताता है सारी चीज़ें, कोई भी हम इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जब हम डीप लर्निंग जाते हैं तो डीप लर्निंग में जो उसके जो चीज़ें हमने ट्रेन किया है, कई बार उसमें क्या होता है कि हम कई बार कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं, कई चीज़ें हम उसको हम एनालाइज करते हैं और कॉन्टेक्स्ट के तौर पे हम देखते हैं। तो जैसे डीप लर्निंग है, तो डीप लर्निंग में जैसे ह्यूमन ब्रेन, कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं या चीज़ों को देखते हैं या कोई भी चीज़ हम समझते हैं, तो उसका एक हम तरह से हम एनालिसिस के तौर पे वहाँ पे करते हैं। तो डीप लर्निंग अगेन द पार्ट ऑफ द एंटायर न्यूरल नेटवर्क लुक्स इनटू दैट काइंड ऑफ एरिया देयर। मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको पता है चैट जीपीटी का जो हम आज यूज़ करते हैं, वैसे ही गूगल ने बार्ड बनाया है। ये सब इसके कॉन्टेक्स्ट में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इसके कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर काम करता है। थैंक यू सर। सर मतलब मुझे इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट ये लगा जो आपने कहा कि मशीन लर्निंग जो है वो फिक्स डेटा पे काम करता है। बिल्कुल। यानी मैंने एक और टर्म सुना है सुपरवाइज लर्निंग, जिसमें आप एक फिक्स सेट देते हो और उस बेसिस पे काम करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और डीप लर्निंग जो है वो जैसे ह्यूमंस को अगर कुछ भी दे दिया जाए तो वो उसमें नया कुछ बना सकते हैं। तो बिल्कुल डीप लर्निंग वही है। बिल्कुल, क्योंकि जब डीप लर्निंग में आते हैं तो वही चीज़ है कि हम एक तो हम करते हैं सुपरवाइज लर्निंग है, तो मशीन लर्निंग हो गया जहाँ हमने डाटा दिया, टेक्स्ट दिया। डीप लर्निंग में क्या है, जैसे ह्यूमन ब्रेन कई बार नए कॉन्टेक्स्ट में अननोन वे में सोच करके काम कर सकता है, तो डीप लर्निंग वहाँ पर उसके जहाँ मान लीजिए कि कोई सुपरवाइज लर्निंग नहीं है, तो वहाँ पर पार्ट में हम कर सकते हैं वहाँ पर। जी सर, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं साउंड करना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज़ में जाना चाहूँगा। सर आप हमारे यूजर्स को आए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, आप भी सुनते होंगे कि सर अचानक से एआई न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आने लगा है कि एआई इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करेगा, एआई सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करेगा, एआई कंट्रीज को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो सर ऐसा क्या इनोवेशन अचानक से लास्ट 2-3 साल में हुआ जिसकी वजह से लोग ये बात कर पा रहे हैं? और अगर आप इस संदर्भ में चैट जीपीटी के बारे में कुछ बता सकें कि सर ये हुआ क्या, ये टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे हुई? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। चैट जीपीटी जो है पूरे का पूरा एट वो बोलते हैं ना सडन पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया।
क्योंकि चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, बहुत लोगों ने ट्राई किया, बहुत सारे लैब्स ने ट्राई किया ऐसे सिस्टम को करने के लिए, लेकिन कोई वहां तक पहुंच नहीं पाया। तो मैं इसका बताता हूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने चैट जीपीटी के बारे में पूछा है। चैट जीपीटी क्या है, इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे काम करता है। एक है कि जब हम कोई भी लर्निंग करते हैं या सुपरवाइज लर्निंग करते हैं मशीन लर्निंग के तौर पे या जिसमें, तो हम डाटा को ट्रेन किया जाता है, तो चैट जीपीटी वहां भी है। लेकिन इन्होंने ये किया कि बहुत लंबे समय से, ऐसा आप ये समझिए कि चैट जीपीटी आज चर्चा में है और आज हम सब यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी अपने मोबाइल फोन में। सब जो है चैट जीपीटी एक्चुअली है क्या, जो हम पूछते हैं, जैसे हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उसका हमें रिटर्न जवाब देता है, टेक्स्ट के तौर पर आंसर देता है और आगे तक देता है। मतलब जो एक ह्यूमन सोचता है, जैसे अभी हम लोग का पॉडकास्ट हो रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं बस। लेकिन कई चीजें क्या है, आपके क्वेश्चन के आगे का भी मैं कुछ पॉइंट्स को डिलीवर कर रहा हूं। चैट जीपीटी ऐसे ही करता है। जब आप पूछते हैं चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी जो टेक्स्ट है वो अपने डेटा सेट से सर्च करके दे ही रहा है, साथ साथ में आपको अलग से भी उसके आगे तक भी होता है। जैसे आप ये समझिए, जैसे हम लोग जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, हम लोग जैसे आपस में डिस्कस कर रहे हैं, चैट जीपीटी वैसे ही हमें रिटर्न जवाब देता है। एक ये चीज है। अब इनके जो डेवलपर्स है, उन्होंने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो काम किया है, प्रोबेबिलिटी का यूज किया है। इन्होंने क्या किया है कि जितने भी डाटा या जो भी सिस्टम है, इन्होंने क्लस्टर किया, पॉइंट बनाए और उसके वेटेज दिए कि इसका 0.1 होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए। जैसे हम कोई लैंग्वेज ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेन लैंग्वेजेस, तो वहां पर वेटेज दिया गया, मतलब हर एक चीज का टोटल करके वेटेज के तौर पे दिया गया। तो जिससे चैट जीपीटी का जो सिस्टम है या एल्गोरिथम है, वो इस तरह ट्रेंड हुआ है कि वो उसके वेटेज के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे मान लीजिए, अगर कोई हम डायरेक्ट आंसर जब आता है ना, सीधा पूछा आंसर है, तो ये यहाँ पर जो वेटेज होते हैं वो हाई होते हैं, मतलब जो प्रोबेबली हर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जवाब दे रहे हैं वहां पर। लेकिन कई बार ऐसे भी चीजें होते हैं कि जहां हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है कॉन्टेक्स्ट को देखता है और कुछ अननोन चीजों को बताता है। तो जैसे मान लीजिए कि लो वेटेज वहां पर है, यानी कि जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन नहीं होते हैं या बाकी चीजें नहीं होते हैं। अब मान लीजिए वहां पर है कोई ऐसा चीज है जो चैट जीपीटी अपने करके वो उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है आंसर दे सकता है, जवाब दे सकता है। ये तो एक पार्ट हो गया जो कि मैंने चैट जीपीटी के बारे में बताया। दूसरा जो आपका क्वेश्चन ये रहा है कि क्यों एआई इतना पॉपुलर हो गया है ना, उसकी इतना क्या, इसकी ऐसी क्या चीज हुआ है कि एआई इतना न्यूज में रहा है और इसका डिमांड बढ़ रहा है। मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हेल्थ केयर है, मेडिकल साइंस एंड हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर में जैसे आज के टाइम में मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम कोई लैब जाते हैं, पैथोलॉजिकल लैब जाते हैं या कोई हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ सैंपल्स होते हैं, ब्लड सैंपल होते हैं, यूरिन सैंपल होते हैं, कई चीज़ों का जांच होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या कोई भी टेस्टिंग की जाती है। अब मान लीजिए कि किसी एक लैब में एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए 1000 सैंपल्स हैं। उस 1000 सैंपल्स को टेस्ट किया गया, उसका डाटा, सारा डाटा हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम देते हैं, है ना, जो भी उसके जिनके सैंपल है उनको जानकारी मिलता है। अब क्या हो रहा है, एआई के अकॉर्डिंग जो है, ऐसे डायग्नोसिस में जहां हम जांच कर रहे हैं, डाटा है, एआई इसको आसान बना रहा है। जो एक ह्यूमन को बैठकर सिस्टम से निकालना होता है, देखना होता है कि कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट है, कौन सा नेगेटिव रिजल्ट है, कहाँ कहाँ उसके क्या क्या प्रॉब्लम है, आज वो एआई हमें करके दे रहा है ना, डायग्नोसिस पार्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कोविड-19, कोरोना वायरस। तो कोविड के टाइम में आपको पता है मास स्क्रीनिंग किया गया था, है ना, कई लोगों को स्क्रीन किया जाता था कि क्या वो उनमें वो कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है। तो मान लीजिए कि अगर जब हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं, अगर वहाँ जो हमारा रिजल्ट है, अगर वो एआई में काम कर रहा है, तो वो हमें ये बता सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा केसेस है, कहाँ कम है, और इवन ये भी बता सकता है कि आने वाले टाइम में कितना इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एआई का पावर है हेल्थ केयर में। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, लर्निंग की पार्ट, जैसे एजुकेशन है, जो कोई लर्नर होता है, आज क्या है कि जैसे कोई भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट के मार्क्स होते हैं
ग्रेड्स होते हैं, लेकिन ये एक तरह का सिंपल वन वे होता है। लेकिन अगर हम एआई का यूज़ करके अगर हम उसको ऐसा करें कि अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स पेस, है ना, हमें वैसा रिजल्ट मिल जाए, और वो ये भी हमें बता पाए कि लर्नर्स का परफॉर्मेंस हम कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। उसी प्रकार लेट्स से मार्केट एनालिसिस, ई कॉमर्स कंपनीज, आई विल गिव अनदर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, स्पोर्ट्स, बिजनेसेस, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है अनगिनत जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, गवर्नेंस, है ना, जो कि गवर्नमेंट का गवर्नेंस है, वहाँ आ सकता है। मतलब कहने का मतलब है AI is now the part of our lives and AI will get into every walk of human life in coming future. थैंक यू सर, आपने इतना विविड एग्जाम्पल दिया कि मुझे तो अब सच में डर लग रहा है। सर जैसे आपने मेडिकल साइंस और एजुकेशन में बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए, बिल्कुल। तो सर मैं इसमें कुछ अभी के कुछ फैक्ट्स मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे एक बहुत प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स हैं जो यूएस बेस्ड है, विनोद खोसला, तो उनका कहना है कि मेडिकल साइंस में जो एआई एक रिवॉल्यूशन लाएगा वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इवन डॉक्टर्स हैं उनके जॉब्स को रिप्लेस कर पाएगा। बिल्कुल हाँ। जैसे एजुकेशन में बात किया जा रहा है कि लोगों के पर्सनल ट्यूटर्स होंगे, ऑनलाइन ट्यूटर जो उनको पर्सनली पढ़ा रहे होंगे और उनको पर्सनली गाइड करके सही दिशा तक पहुंचा रहे होंगे। तो सर इसका मतलब क्या हम ये अज्यूम करें कि कुछ साल में हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जगह रोबोट होंगे? क्या हम ये अज्यूम करें कि कोचिंग संस्थान में टीचर्स की जगह रोबोट होंगे जो बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे? तो सर इस पे थोड़ा आप लाइट सेट कीजिए। बिल्कुल आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मैं इसमें डिस्कस करूंगा। देखो आप ये समझिए कि एआई को लेकर नेगेटिव चीज़ें भी है ही, रिस्क तो है कि एआई बहुत सारे जॉब को रिप्लेस कर देगा। जैसे अभी आपने बताया कि क्या रोबोट डॉक्टर्स का काम करेगा, क्या क्लासरूम में टीचर के जगह पे रोबोट्स होंगे, या कोई ऐसा पर्सनल ट्यूटर होगा जो कि इंसान नहीं कोई और मशीन होगा। ये सब है, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो होगा फ्यूचर में, इसको हम रोक नहीं पाएंगे, दिस विल हैपन देयर। लेकिन जो मैं मानता हूँ कि ह्यूमंस आर ह्यूमंस, राइट, मशीन्स आर मशीन्स। हम ह्यूमंस के रिप्लेस करने के लिए कोई भी ऐसा एआई हम करें, बट वन डे मैन विल ऑल्सो रिक्वायर टू कंट्रोल दोस एआई। तो ये खतरा है, रिस्क है ये डॉक्टर। लेकिन आप देखिए, मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। साइकोलॉजिकल चीज़ें जो होती है, जैसे आज के टाइम में अगर हम एआई को मैनेज कर दें, मैं कई बार क्लास में टेलीमेडिसिन पढ़ाता हूँ। व्हाट इज टेलीमेडिसिन? जहाँ एक डॉक्टर या सर्जन या मेडिकल जो एक्सपर्ट है किसी पेशेंट को ऑनलाइन के माध्यम से, जो कि दूर दराज इलाके में, बॉर्डर एरियाज में है, कंट्री के किसी कोने में है, या हो सकता है कि वो इंडिया के बाहर है, जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, और यहाँ हम सैटेलाइट के माध्यम से करते हैं। टुडे ISRO का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी उसके माध्यम से करते हैं। टेलीमेडिसिन सिस्टम आज हम इंडिया में यूज कर रहे हैं, लेकिन वो एक सप्लीमेंट है। लेकिन जब कोई पेशेंट, है ना, जब ऑनलाइन करता है, उनको वो चीज़ होता है, लेकिन जो एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल चीज़ें होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल एआई, एक डॉक्टर का काम के लिए हम एआई को तैयार करते हैं, लेकिन जो एक ह्यूमन टच होता है वो चीज़ नहीं हो पाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, जब कोई पेशेंट क्लिनिक जाता है, डॉक्टर पास जाता है, और डॉक्टर जब उसके नब्ज को पकड़ता है और डॉक्टर उसको बोलता है कि घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगे, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो चीज़ जो होता है बहुत बड़े लेवल इम्पैक्ट होता है। एआई हो सकता है कि वो हमें मेडिसिन बता दे, हमारे डिजीज का सही इलाज का तरीका बता दे, लेकिन वो जो लैक करेगा वो ह्यूमन टच होगा। उसी तरह जब कोई क्लासरूम की बात है, आज की बात है, आज आप देखिए यूपीएससी कोचिंग या सीए क्लासेस, नीट, IIT कोचिंग, हर जगह पर हाइब्रिड क्लासेस होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज होता है ना। अभी आपको पता है कि बहुत सारे एडुटेक कंपनीज आज मार्केट में एग्जिस्ट हो रहा है। लेकिन अब मुझे आप बताइए कि कोविड के बाद, कोविड के टाइम कोई ऑप्शन नहीं था, कोविड खत्म हो जाने के बाद बच्चा क्यों ऑफलाइन में आ रहा है?
एडुटेक कंपनीज का डिक्लाइन क्यों हुआ? जबकि वो टेक्नोलॉजी है, इज अ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, और हमारे लर्निंग को आसान कर रहे हैं कि हम घर बैठे कहीं भी हम मोबाइल फोन से, लैपटॉप से हम क्लास अटेंड कर सकते हैं। वहां रीजन ये है, जब आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, यू आर अ कंटेंट क्रिएटर एंड कंटेंट प्रोवाइडर। एआई भी यही करेगा, कंटेंट को प्रोवाइड करेगा, क्रिएट करेगा, कंटेंट को प्रोवाइड करेगा, जो आज एडुटेक कंपनीज में हो रहा है। लेकिन जब कोई क्लासरूम में ऑफलाइन में टीचर होता है, अब टीचर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, अब मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को फील करता हूं, उसके चेहरे को देखता हूं मैं, मुझे पता होता है कि इस स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, दूसरे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूं एज ए टीचर, या कोई भी टीचर अपने आप को, अपने कंटेंट को मॉडिफाई करता है। कहां करता है? क्लासरूम में करता है। जैसे कि मुझे अगर लगता है कि मेरी क्लास में 100 बच्चे हैं और उसमें से है ना 80% जो बच्चे हैं वो समझ गए जो मैंने सब पढ़ा, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जाऊंगा, मैं अपने पेस को बदलूंगा। या मुझे लगेगा कि 80% को मुझे कोई और इंटरप्रिटेशन देना है, कोई और ढंग से मुझे समझाना है, तो मैं अपने टीचिंग को, अपने कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हुए वो चीज को मैं बताऊंगा। यही चीज फ्यूचर में एआई कर पाएगा। कहने का मतलब है कि अगर पर्सनल ट्यूटर या ऐसा एआई ट्यूटर हो, जो चीज कह रहे, तो ट्यूटर क्या करेगा, एआई ट्यूटर कंटेंट तो क्रिएट कर देगा, कंटेंट को डिलीवर तो कर देगा, बट यहां क्वेश्चन ये स्टडी होता है, क्या वो एक क्लासरूम में एआई हर एक स्टूडेंट के नीड को अंडरस्टैंड करते हुए क्या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाएगा? इसका आंसर यस भी हो सकता है, इसका आंसर नो भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि एआई किस तरह फ्यूचर में इवॉल्व करेगा। तो मेरा कहना ये है कि आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम अ टीचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मैं ये बिलीव करता हूँ कि टेक्नोलॉजी ऑलवेज ट्रांसफॉर्म ह्यूमन लाइफ, ये मैं मानता हूँ, बिकॉज आई एम अ सब्जेक्ट टीचर ऑफ दैट एरिया। लेकिन मेरा एक दूसरा साइड भी आता है, ह्यूमन टच। एक ह्यूमन टच और जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो रहेगा, चाहे हम कितने भी टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस कर लें, इंसान मून पहुंच जाए, इंसान कल जाके किसी और गैलेक्सी में चला जाए, बट दैट ह्यूमन थिंग वो हमेशा रहता है। ये चीज है कि एआई विल बी एबल टू वर्क लाइक अ डॉक्टर, एआई विल बी एबल टू वर्क लाइक अ साइंटिस्ट, एआई विल बी एबल टू वर्क लाइक एन इंजीनियर or a teacher, but there will be other dimensions which AI will not be able to fulfill. So man will be required in that case. थैंक यू सर, मैं अपने टॉपिक से डाइग्रेस करके आपको कहीं और ले गया। Right. सर अब थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब जो भी नया टेक्नोलॉजी आया, जैसे एआई ही आया, तो इसका इम्पैक्ट तो सारी कंट्रीज पे तो इक्वल नहीं पड़ेगा। तो सर अगर वो इम्पैक्ट के सेंस में आप बता पाएँ कि कौन सी कंट्रीज ज़्यादा इफेक्ट होंगी, कौन सी कंट्रीज कम इफेक्ट होंगी, और उसका रीज़न क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने पूछा है। मैं इसको आपके क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है, और ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला पार्ट ये है कि एआई में जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, वो कौन से कंट्रीज है ना, कौन लीड कर रहा है, पहले ये जानना जरूरी है। तो इसमें अगर देखा जाए यूएसए है ना, यूरोप में जैसे यूके है, फिर अभी डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना इज टेकिंग द लीड, इंडिया ने भी अपना स्टार्ट किया है एआई का जो है। तो अगर देखा जाए वर्ल्ड वाइड ऐसे टॉप 10 कंट्रीज हैं जो एआई रिसर्च कर रहे हैं, एआई पे काम कर रहे हैं और उस पर फंडिंग कर रहे हैं। मतलब इवन देयर आर गवर्नमेंट फंडिंग, देयर आर इवन प्राइवेट सेक्टर फंडिंग। ये कहा जा रहा है कि 2025 में एंड इट विल रीच अप टू $130 बिलियन, ये इंक्रीज होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 2035 तक में इट कैन गो टू $300 बिलियन यूएस डॉलर के वो इसमें जो है फंडिंग और इन्वेस्टमेंट आएगा। तो जब हम देखते हैं कंट्रीज को, अब जैसे यूएस है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, ये सब लीडिंग प्लेयर्स हैं जो काफी रिसर्च कर रहे हैं। और ये मैं 3 बड़े नाम बता रहा हूं, लेकिन अगर देखा जाए देयर आर अदर नेम्स ऑल्सो जो इस पर काम कर रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ लैब्स आर नाउ वर्किंग फॉर द एआई, है ना। अभी रिसेंटली एलोन मस्क का स्टेटमेंट आया था कि जिस रफ्तार से
है ना, डिफरेंट कंपनीज एआई लैब्स काम कर रहे हैं, है ना, वो ऐसा ना हो कि वो खतरा बन जाए, बिकम्स अ थ्रेट फॉर ह्यूमंस देयर, क्योंकि हर लैब अपने एआई को दूसरे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा स्मार्ट बनाएगा, तो उसमें क्या होगा, धीरे धीरे इट में सरपास इवन द ह्यूमंस। दिस व्हाट ही हैज एक्सप्रेस द फियर कि दैट देयर इज अ नीड ऑफ रेगुलेशन फॉर दैट। वो उसमें भी हम लोग आएंगे कुछ ही देर पे, क्या रेगुलेशन पार्ट वहाँ पर है। तो हमें ये समझना है कि देर आर कंट्रीज वर्ल्ड वाइड विच आर लीडिंग रिसर्च, they are doing the development, demonstration, and they are bringing to market AI tools, AI applications, वो चीज़ हो रहा है यहाँ पर। यूएस इसमें लीड कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज वहाँ पर है। यूके इज टेकिंग द लीड देयर, इन दैट केस देयर, देन इवन इफ यू टेक फ्रांस, देन अदर यूरोपियन कंट्रीज। नाउ आई हैव सेड चाइना। इंडिया में हमने नेशनल एआई मिशन की शुरुआत की है। हम यहाँ भी जो कंपनीज हैं या जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर से है उनको हम एआई के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं। ये एक पार्ट हो गया जो मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। दूसरा पार्ट जो आता है ना, दूसरा पार्ट एआई के सिस्टम में ये है कि जो रिस्क फैक्टर जो है या उसका जो नेगेटिव फैक्टर जो है, जैसे ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से एआई डेवलप हो रहा है तो अभी अनकंट्रोल्ड है, अनरेगुलेटेड। कोई भी प्राइवेट, कोई भी लैब, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंजीनियर, सारा चीज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत जरूरी हो चुका है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ टू कम आउट विथ सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस, सम काइंड ऑफ रूल्स। तीन चीज़ें पे, एक है जो एआई डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरा क्या है एआई इंटरऑपरेबिलिटी, कि हम कहाँ पर किस सेक्टर में कहाँ यूज़ करेंगे, क्या उसका एप्लीकेशन होगा, और तीसरा जो है कि जो उसका रेगुलेशन होगा, कंट्रोल होगा, कि इसका ऐसा ना हो कि उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं तो उसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन में हो। तो ये चीज़ हमें समझना होगा। प्लस केवल ये चीज़ नहीं है कि गाइडलाइन हमारा केवल ये नहीं कि एआई टूल को हम डेवलप कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं और वहाँ हमें कंट्रोल करना है या रेगुलेट करना है। वी हैव टू ऑल्सो लुक फॉर द बिजनेस एंड इकोनॉमी, कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा। हमें ये बात भी ध्यान देना होगा कि जब हम बिजनेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो दोनों चीज़ है, एक है कि जहाँ पर हम लॉस होंगे जॉब्स का, और दूसरा को जहाँ जॉब्स क्रिएट होगा, तो हम कैसे उसको बैलेंस करें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ रखना चाहूँगा, ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, एथिकल कंसर्न्स, है ना, जो नैतिकता बोलते हैं, कि हम कहाँ तक एआई को ले जा सकते, क्या हम एथिकल फ्रेमवर्क के अंदर एआई पे वर्क कर सकते हैं। कल हमारे लिए एआई खतरा जब होगा, रिस्क होगा, थ्रेट होगा, तो हमें उसके लिए भी सिस्टम को डेवलप करना होगा और हमें प्रिपेयर रहना होगा। तो वो भी पार्ट वहाँ पर आता है। सर आपने खतरा की बात की, तो मैं थोड़ा सा खतरा के अंदर जाना चाहूँगा। बिल्कुल सर जैसे इसको दो चीज़ों में बेसिकली खतरा के सेंस में बोला जा रहा है। नॉट जस्ट कि टेक्नोलॉजी कितना डेवलप कर जाएगा, बट ये बोला जा रहा है कि अब एक टर्म है जो न्यूज़ में मैं काफ़ी सुनता हूँ, टेक्नो इकोनॉमी, कि अब कंट्रीज उस बेसिस पे पावरफुल बनेंगी कि वो कितना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। बिल्कुल सही। इससे कंट्री की सोवरेनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे वॉर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जैसा बोला जा रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है और स्पेसिफिकली जो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, उसमें उनके लिए सबसे बड़ा खतरा और कॉम्पिटिटर चाइना है। तो सर इसके संदर्भ में कुछ बताएं कि सोवरेनिटी, आपका डेमोक्रेसी, आपका वॉरफेयर, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये वॉर किस डायरेक्शन में जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं इसको आने से आपके क्वेश्चन पे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर हम कंट्रीज़ के डायनामिक्स को देखें, अभी जैसे मैं बताया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर चीज़, जैसे कि यूएस की बात करें तो यूएस में जो भी एआई टूल्स वगैरह ये बनाया जा रहा है, उनके नज़र में दो नेशन हमेशा वो कम्पीट, एक है चाइना, दूसरा रशिया है। ये दो नेशंस के वो देखते हैं कि और वहाँ पर कर रहे हैं। अब चाइना ने भी क्या किया है, आप कहें कि चाइना या तो कॉपी कर रहा है या चाइना अपने लेवल पे जो है एआई को डेवलप करना चालू कर रहा है, क्योंकि चाइना भी अपना चाह रहा है कि आने वाले टाइम में सुप्रीमेसी हो इस फील्ड में। यूएस को उसके लिए खतरा भी है। अगर हम जियोपॉलिटिकल तौर पे सोचें कि अगर चाइना और रशिया अगर इनके पास एआई और वो बहुत ज़्यादा एडवांस करते हैं तो उसमें उसके जो टेक्नोलॉजी है, यूएस टेक्नोलॉजी या यूएस की इकोनॉमी जो है
वहाँ पर एक तरह का खतरा मंडरा सकता है। अब जैसे आपने दूसरा पार्ट है टेक्नो इकोनॉमिक की बात की, आई विल एग्री टू इट, मैं इस पे सहमत भी हूँ। ये कहा जाता है कि आने वाला टाइम में नेक्स्ट 50 years a country which is very strong in technology domain will be the leader, है ना, वो लीडर होगा। और टेक्नोलॉजी इज अ काइंड ऑफ अ हेल्पिंग हैंड फॉर ह्यूमंस। एक होता है जो हम कहते हैं मैन पावर, ह्यूमन मैन पावर, अब आने वाले टाइम में होगा मशीन मैन पावर, और ये दोनों एक साथ काम करेंगे। आज हम उसका स्टार्ट हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। आज जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं, जो चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी गॉन इनटू टेक्नो इकोनॉमिक एरा, उसकी स्टार्ट हो चुका है। मतलब उस पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आज हम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू बिकम मोर सोफिस्टिकेटेड, वेरी मच एडवांस्ड, ठीक है। और वो एआई जो है इसको मुमकिन करेगा। नाउ व्हेन यू लुक एट बिजनेस एंड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, अभी क्या हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज में, जॉब लॉस है ना, जो जॉब लॉस है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो एआई के कारण। सिंगापुर की हम बात करें, सिंगापुर इज वन कंट्री, देन यूएस कंट्री जो है, अभी डाटा ये कहता है कि उसमें अराउंड 90 मिलियन जो है वहाँ पर जॉब जो है वो वहाँ पर मतलब आप समझिए कि लॉस हुआ है। और जबकि अगर जॉब क्रिएशन की बात करें तो ऑलमोस्ट अराउंड 70 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो अभी अब देखो आप 90 मिलियन प्लस जॉब लॉस हुए हैं, 70 मिलियन के आसपास स्किल्ड मैन पावर जो एआई वर्कफोर्स है, जो एआई फील्ड वो क्रिएट हुआ है। तब भी आप देखो कि 20+ मिलियंस है जॉब लॉस हुए, अनएम्प्लॉयमेंट का हुआ है। तो दैट कैन लीड टू सोशल इकोनॉमिक अनरेस्ट, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग मीडियम कम देखते हैं कि वहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, प्रोटेस्ट वहाँ भी होता है। लेकिन अगर हम दूसरे कंट्रीज को देखें, डेवलपिंग कंट्री की बात करें, अब जैसे सपोज इंडिया की बात करें, हमारा बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ना, इंडिया चाइना 2 कंट्रीज विथ ह्यूज पॉपुलेशन। और अगर यहाँ पे जॉब लॉस होता है ना, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इट इज गोइंग टू गिव राइज टू लॉट ऑफ सोशल इकोनॉमिक इश्यूज। ये फैक्ट वहाँ पर आने वाला है। एक ये डायमेंशन जो मैंने अभी जो बताया कि टेक्नो इकोनॉमी से क्या एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट का ही बात किया। अब लेकिन जस्ट एक चीज मैं और ऐड करता हूँ, फिर मैं आपके ऊपर जो मिलिट्री स्ट्रेंथ जो बात आपने किया है ना, वॉर की बात आपने की। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, है ना, वॉर वाज फॉट विद लैंड, एयर एंड वाटर, ह्यूमंस वर फाइटिंग द वॉर। जैसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आते हैं, तब तक फाइटर जेट, बॉम्बर्स, रॉकेट, ये टेक्नोलॉजी आ गई। और आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड विद द यूज ऑफ एटम बॉम्ब, हिरोशिमा एंड नागासाकी, है ना, वो बन के तैयार हो गया। अब जो आज के टाइम में, आज हम 21st सेंचुरी में हैं, जब हम वॉर की बात करते हैं, मिलिट्री की बात करते हैं, इट इज नॉट ओनली लैंड, एयर, वाटर, इसका अगला डोमेन जो होता है साइबर है, साइबर वॉर, वो भी स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि कई कंट्रीज जो है अपने साइबर चीजों को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। अब मैं इसमें एआई को लाता हूं। जब हम एआई की बात करते हैं तो एक रिस्क उठता है, मतलब दोनों चीज समझिए आप, एक रिस्क होता है जहां एआई जो है साइबर वर्ल्ड को डोमिनेट कर जाए, कुछ ऐसे एआई बनाया जाए जो कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट का रीजन बन जाए। कंट्री के लिए प्रॉब्लम हो सकता है ना, सोसाइटी के लिए हो सकता है, इकोनॉमी के लिए हो सकता है। दूसरा पार्ट क्या है कि यही एआई जो है साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जो कि पता कर सकता है कि कहां पर खतरा है, कहां पर मैलवेयर अटैक हो सकता है, कहां वायरस अटैक हो सकता है, कहां सर्वर क्रैश हो सकता है, वो हमें एआई बता दे। तो आप देखो कि दोनों चीजें पॉजिटिव नेगेटिव है। अब एक और इसमें डायमेंशन ऐड होता है, रोबोट्स, मशीन। ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग है, आज हम जो बात करते हैं मिसाइल्स या रॉकेट या बैटलफील्ड टैंक और फाइटर जेट, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की हम बात कर रहे हैं। अब जो डोमेन जो आने वाला है, रोबोट्स का आने वाला है, और इसमें स्टार्ट हो गया है। जस्ट मैं अभी कोट करता हूं, कुछ ही दिन पहले चाइना ने मिलिट्री डॉग बनाया, रोबोट डॉग है।
इमेजिन आप करो कि रोबोटिक डॉग है जो कि मशीन है, जो उसको ट्रेन किया गया है एज अ किलर मशीन, शूट कर सकता है किसी को भी बॉर्डर एरियाज में। तो आने वाले टाइम में जब ऐसे मशीन्स जो बन चुके हैं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन टू द एज ऑफ रोबोटिक्स, अब वहां पर एआई आ रहा है, तो आप समझो कि उसका क्या लेवल होगा, वॉरफेयर का क्या लेवल होगा, वॉर का लेवल किस लेवल तक चला जाएगा। इवन ये भी कहा जा रहा है कि मैन विल नॉट फाइट द वॉर, मतलब वहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ह्यूमन नहीं, वहां मशीन्स होंगे और एआई होगा, वो लड़ाई कर रहे होंगे, ये आने वाले टाइम में। तो इसी कुछ चीज को देखते हुए यूएस, इवन रशिया, चाइना, अब इन कंट्रीज ने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। उनकी जो प्राइवेट कंपनीज है, क्योंकि जैसे अमेरिका या यूरोप में जाएंगे, उनके प्राइवेट कंपनी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, मिलिट्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, वो लोग वहां फंड कर रहे हैं रिसर्च एआई पे, कि मिलिट्री बेस में वहां पर उन पे फंडिंग काफी किया जा रहा है। अभी एक एस्टिमेट है कि वहां 600 मतलब बिलियन डॉलर फ्यूचर में, और अब तक में $700 बिलियन है ना, वो 2025 तक में उस पर खर्च किया जा रहा है। तो ये बढ़ने वाला है आने वाले टाइम में, इट इज गोइंग टू इंक्रीज फर्दर एंड फर्दर देयर। सर इस संदर्भ में जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे एआई का बहुत अच्छा सदुपयोग किया जा रहा है। जैसे अगर हेल्थ केयर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, स्मार्ट सिटीज़ की बात करें, तो सर इंडिया के केस में, क्योंकि सर अभी हमने लोगों को बहुत डरा दिया वॉर सोर्स बता के, तो थोड़ा सा हम ये भी टॉपिक पे आते हैं कि कैसे इसके पॉजिटिव वे में इंडिया ने यूज़ किया है और क्या क्या एप्लीकेशंस है, अगर आप उसका भी कुछ एग्जांपल दे सके सर। बिल्कुल 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 सही आपने पूछा है। मैं कुछ केस स्टडीज बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि इंडिया में एआई का जो यूज़ हुआ है और ये आने वाले टाइम में बहुत पॉजिटिव भी इम्पैक्ट करेगा। पहला ये चीज़ है, सूरत में है ना, जैसे कि जो ट्रैफिक होते हैं, रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है वो एआई के थ्रू किया जा रहा है। दैट मीन एआई बेस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इन सूरत इन गुजरात। जैसे आज आपको पता है, अगर आपने कभी नोट किया होगा कि जब हम रोड पे होते हैं, हमारी व्हीकल्स होती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर्स हो, तो जब पीक आवर होता है ना, जब इवनिंग टाइम होता है, जब रश होता है, या सुबह मॉर्निंग में लोगों को ऑफिस जाना होता है, रश आवर होता है, तो उस समय आप देखेंगे ट्रैफिक जैम बहुत होता है। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं वो कई बार मैनुअली कंट्रोल भी करते हैं स्ट्रीट लाइट को, जो ग्रीन, ऑरेंज, रेड कंट्रोल करते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि वो पुलिसमैन 5 मिनट से एक तरह का ट्रैफिक को रोके रहते हैं, दूसरी साइड का ट्रैफिक जा रहा होता है, ये मैनुअली कंट्रोल होता है। अब यही चीज़ अगर ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेशन विद एआई, कि जहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, सेंसर लगा हुआ है और उनको पता है कि कितना व्हीकल है, कितना है, और वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है। सूरत हैज़ डन दैट, सूरत इज अ म्यूनसिपैलिटी हैज़ डन दैट। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये तो एग्जांपल हो गया एक तरह का पार्ट ऑफ जो है पुणे सिटी, राइट। अगेन यहाँ पर यूज़ किया गया है स्ट्रीट लाइटिंग का। जब हम लाइटिंग की बात करते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्मार्ट सिटीज़ में, जैसे पुणे या जो भी स्मार्ट सिटीज़ है, गवर्नमेंट रिन्यूएबल पावर की ओर जा रही है। उसमें होता है सोलर पैनल। आजकल आप देखेंगे रोड के साइड जाएंगे, बाहर जाएंगे, स्ट्रीट लाइट में सोलर पैनल का यूज़ किया जा रहा है और उसमें भी सेंसर्स होते हैं। तो अभी जैसे कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पर हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और ह्यूमन डिसीजन, मतलब हमें कुछ नहीं करना है, man doesn't need that. IoT with the devices connected with sensors will automatically work, will take decision making. अब जैसे पुणे की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट लाइटिंग को स्मार्ट बनाया गया। अब जब भी AI वर्ड आता है, स्मार्ट वर्ड आता है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ कंट्रोल विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, वो किया गया। अभी आपने एजुकेशन का बात किया है, लर्निंग, जो लर्नर्स होते हैं स्कूल लेवल में, वहाँ पर जो है नीति आयोग के द्वारा और कई जगह पे वहाँ पर इसको लाया जा रहा है कि जहाँ पर जो बुक होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, जो हम डिजिटल फॉर्म में करते हैं, है ना, उसको हम कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर में जो मेडिकल डायग्नोसिस कि डिजीज की पहचान करने के लिए नीति आयोग, वहाँ ऑलरेडी ऐसे
सिस्टम को किया गया है और उसको यूज़ किया गया है। मैं और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ क्रॉप के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, जहाँ क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप मैनेजमेंट। अब जैसे कि एक वर्ड आता है प्रिसीजन फार्मिंग, आपने ये वर्ड सुना होगा, प्रिसीजन फार्मिंग, ये बज़ वर्ड है। आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी अगेन ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। उसमें रोबोटिक फार्मिंग भी आता है, जहाँ पर हम ड्रोन वगैरह यूज करते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग कि हमें सॉइल के कंडीशन के अकॉर्डिंग कि हमें कितना इनपुट चाहिए, हाउ मच वी नीड फर्टिलाइजर, कितना हमें पेस्टिसाइड चाहिए, कितना हमें बाकी इनपुट डालना है, ये सब के सब जो है आज हम सेंसर टेक्नोलॉजी, आईओटी प्लस एआई के द्वारा हम कर रहे हैं। इरिगेशन, कितना हमें पानी चाहिए, ये सब एआई के थ्रू किया जा रहा है और नीति आयोग एंड द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट दिस। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जॉइंटली हैव कम आउट विद सम डीजी धन योजना। डीजी धन एआई लाया गया। यू नो दैट आफ्टर डीमोनेटाइजेशन, जहां हम कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ना चाह रहे हैं, अभी आज हम पेटीएम, गूगल, बाकी सब यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में डीजी धन एआई के थ्रू जो मॉनेटरी एस्पेक्ट है, फाइनेंशियल तौर पे, उसको इंप्लीमेंट किया गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है, एआई इज अ गेम चेंजर और इसका बहुत सारा पॉजिटिव यूज है। मैं हमेशा मानता हूं, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, वेदर इट्स नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हर चीज का पॉजिटिव चीज भी है, नेगेटिव भी है। वैसे ही एआई के साथ में इट हैज गॉट पॉजिटिव एट द सेम टाइम नेगेटिव, दैट पार्ट ऑफ दैट। थैंक यू सर। सर अब मैं थोड़ा सा इसके चैलेंजेस के बारे में मैं चाहूँगा आप बताएं, चाहे इंडिया की बात करें चाहे ग्लोबली बात करें, तो एआई को लेके क्या क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं जो कंट्रीज फेस करेंगे, जैसे सारे एस्पेक्ट में, अगर प्राइवेसी इशू की बात की जाए, बिल्कुल की बात की जाए, सिक्योरिटी की बात की जाए, गवर्नेंस बिल्कुल की जाए, डेटा से रिलेटेड चैलेंजेस की बात की जाए, इवन जो हमारी सोसाइटी की इंटीग्रेशन है उसकी बात की जाए, बिल्कुल तो बिल्कुल ये सब में सर क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और हमें कैसे उनको डील करना चाहिए? जरूर जरूर मैं बताऊंगा। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, मैं इस बारे में जरूर मैं भी एक एक करके मैं बताऊंगा। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो एआई क्या है? एआई इज वर्किंग ऑन डेटा, सब डेटा ही है, चाहे टेक्स्ट हो, इमेज हो, फोटोग्राफ हो, कोई भी चीज़ हो, वॉइस हो, वीडियो हो, सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए मेडिकल का हम बात करें, हेल्थ केयर, पेशेंट का डाटा है, सारा है, ठीक है। कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जहाँ हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है, जैसे कि HIV स्टेटस है ना, हमें कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। मान लीजिए हमने एआई का यूज़ किया और वो जो डाटा है, डाटा तो एआई प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए वर्क कर रहा है। तो यह सबसे दो चीज़ भी यहाँ पर आता है, एक है डाटा सिक्योरिटी, कि हम डाटा को कैसे सिक्योर करें। अब जैसे यूरोप में, आपको पता है यूरोप, यूके, दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव रिगार्डिंग डाटा, है ना, उनका जो वहाँ पर है वेरी स्ट्रिक्ट लॉज है उनके। अब हम एआई को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर पहला जो है चीज़ है कि हम डाटा कैसे सिक्योर करेंगे, वहाँ पे ये चैलेंज आएगा। दूसरा है प्राइवेसी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पास्ड अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट इन पुट्टास्वामी जजमेंट, है ना, द पिटिशनर मिस्टर पुट्टास्वामी who approached the higher court, and the court has said that in our Indian constitution, हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो राइट टू लाइफ है, जीवन का जो मौलिक अधिकार है, उसमें इन्होंने बताया है कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट फॉर इंडियन। जो भी इंडियन है, हमारा जो भी प्राइवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और वो हमारे राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जब हम ऐसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं एआई का, तो दूसरा बड़ा चैलेंज आएगा कि हम डाटा प्राइवेसी को कैसे मेंटेन करें। सपोज दैट आधार कार्ड, अगर हम एआई सिस्टम को टूल हम बनाएं और जहां हमें गवर्नेंस के लिए हमें यूज करना है, और जहां हम आधार डेटा बेस में आधार कार्ड के अकॉर्डिंग कोई भी हम एआई से हम कोई ऐसा चीज हम डेवलप करना चाहें जो कि हमारा पॉलिसी मेकिंग या गवर्नेंस में है, तो क्या हम एआई के थ्रू क्या वो हम सिक्योर कर सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन या प्राइवेसी जो होते हैं?
क्या वो सिक्योर्ड हो सकता है? वो चीज़ है। एक और भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज लॉ एंड ऑर्डर, हम सिक्योरिटी के लिए लॉ एंड ऑर्डर कैमरेज लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरा होता है, सारा रिकॉर्डिंग्स होते हैं, सारे फुटेज होते हैं, सारा कुछ होता है। आज हम जब एआई को यूज करेंगे जो उसको ऑटोमेटेड बना देगा, बेटर बना देगा कि हम जल्दी क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना, उसका पॉजिटिव यूज हो सकता है, क्राइम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है चैलेंज के तौर पे कि जो एआई उस पर काम कर रहा है क्राइम को रोकने के लिए, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, तो वहां जो डाटा जो जा रहा है, तो वहां पर जो डाटा होगा क्या वो डाटा सिक्योर रहेगा? वहां भी कई पर्सनल डाटा हो सकता है, क्या वो हो सकता है? तो वहां पर क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो एस्पेक्ट जो चैलेंज का जो मुझे लगता है, ये एक तरह का आने टाइम में सोसाइटल डिवाइड क्रिएट करेगा। हैव एंड हैव नॉट्स, दो तरह के डिवाइड होंगे। एक होगा इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड द पुअर नेशंस, जो कि सबसे नीचे है, कि कौन एआई को बेटर डेवलप करके उसको यूज कर रहा है। एक वो गैप होगा ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और दूसरा कंट्री के अंदर होगा। देयर विल अदर वंस हु आर मोर resourceful can be able to use more AI, others will be lacking behind। वहाँ एज, तो वहाँ भी जो होता है, तो मेरा कहने मतलब एक चैलेंज आएगी इंक्लूसिवनेस का, कि हम कहाँ तक आउटरीच करेंगे, कितने लोग यूज करेंगे। अगला चैलेंज जो है, जो आपने अभी बताया भी उसके संदर्भ में, कि हम एआई को डेवलप करने के लिए जो उसका फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, फंडिंग है, क्योंकि ये बहुत एडवांस एरिया है, रिक्वायर्स रिसर्च, स्किल्ड मैन पावर, प्रोफेशनल्स, तो हमें वहाँ पर पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो क्या हम उतना इन्वेस्ट कर पाएंगे, उतना हम ला सकेंगे? कई बार ये बात होता है कि जैसे एकेडमिया है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज और प्राइवेट सेक्टर है, उनके बीच का जो पार्टनरशिप आएगा या जो कोलैबोरेशन होगा, हम उसको किस तरह से कर पाएंगे, ये अलग चैलेंज होगा। नेक्स्ट जो चैलेंज यहाँ पर आएगा कि हम एआई को जो हम डेवलप तो कर रहे हैं, जब हम उसको अलग अलग सेक्टर में यूज करेंगे या इंटरऑपरेबिलिटी लाएंगे, तो क्या हम किस उसको बेटर यूज कर सकते हैं? तो वो एक अलग चैलेंज आएगा। और मैंने कुछ देर पहले बताया एथिकल चैलेंज, जहाँ एथिक्स के बारे में वहाँ पर आएगा कि हम कैसे एथिकल चीज़ों को एआई के कॉन्टेक्स्ट में कर पाए, वो पार्ट है वहाँ पर। सर अब मैं इंडिया के संदर्भ में आपसे कुछ जानना चाहूँगा कि इंडिया को क्या रोड मैप अडॉप्ट करना चाहिए एआई को लेके, ताकि उसका फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर रहे। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए मैं तो कहना ये है, एआई तो रुकेगा नहीं, है ना, एआई तो रुकने वाला है नहीं। अब एआई आ चुका है, अब वो रुकेगा नहीं, एआई बढ़ना ही बढ़ना है ना, चाहे उसके जो भी रिस्क हो, नेगेटिव चीज़ हो, एआई तो ग्रो करेगा और बहुत रैपिड ग्रोथ करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया को तैयार रहना होगा। तो सब इसके लिए मैं कुछ वे फॉरवर्ड बताऊंगा कि कैसे हम इसको कर पाए। पहला तो ये चीज़ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल फोरम में जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर पोजिशन करना चाहिए कि एक इंटरनेशनल तौर पे फ्रेमवर्क तैयार हो एआई के लिए, वर्ल्ड वाइड के लिए। इसमें मैं मानता हूँ यूएन का, यूनाइटेड नेशंस का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। दूसरा है विद इन द कंट्री, है ना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? पहला है हमें गाइडलाइन चाहिए एआई का। गाइडलाइन क्या कवर होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ एआई, यूज ऑफ एआई, कंट्रोलिंग द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ एआई। तीनों चीज में हमें इकोनॉमी को भी बढ़ाना है, सिक्योरिटी को भी देखना है, सोसाइटी को भी आगे ले जाना है। तो एक गाइडलाइन होनी चाहिए। गाइडलाइन के कॉन्टेक्स्ट में जो दूसरी बात आता है कि वी मस्ट हैव अ लॉ। अब आप समझो कि एआई का जब हम यूज जब ज़्यादा बढ़ेगा हमारे जीवन में, तो हमें जितने भी हमारे कानून हैं, वॉट एवर लॉज वी हैव, आईटी एक्ट, वी हैव क्रिमिनल लॉज इन इंडिया, राइट, वी हैव बैंकिंग लॉज इन इंडिया, वी हैव इंडस्ट्रियल लॉज इन इंडिया, क्योंकि एआई सब जगह जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे बहुत सारे लॉज हैं। हर एक इंडिया में इतने सारे लॉज अलग अलग चीज़ पे हैं और एआई हर जगह आएगा। तो हमें क्या करना है? ईच लॉ को अमेंड करना है। उसके लिए हमें अभी से रोड मैप तैयार करना होगा। मान लीजिए हम कल जाके ऑटोनोमस गाड़ी, ऑटोनोमस व्हीकल, ड्राइवरलेस कार विच विल वर्क ऑन एआई आएगा, तो हमें मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंड करना होगा, है ना। जैसे हम लोग अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, ईवीज की बात कर रहे हैं, बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, कानून में हम बदलाव कर रहे हैं।
वैसे हमें AI ड्रिवन जो व्हीकल्स होंगे वहाँ कानून चेंज करना होगा, या यूँ कहें सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कम आउट विद अ अम्ब्रेला लॉ, लेट्स से नेशनल AI एक्ट ऑफ इंडिया, उसका उसमें हो सकता है। तो वहाँ पर उस डायरेक्शन में चल भी रहा है, ग्लोबल AI आर्किटेक्चर उसमें ऑलरेडी बातचीत चल रहा है, तो नेशनल लेवल पर वहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट लेवल जो इंडिया को रखना है कि ठीक है जॉब इम्पैक्ट होगा, लेकिन हमें जॉब क्रिएट भी करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी करना है, उसके अपॉर्चुनिटीज़ को भी लाना है। तो हमें वहाँ पर ऐसे फ्रेमवर्क तैयार करना हुआ जहाँ हमारे पास जो मैन पावर है, IT सेक्टर या स्किल्ड मैन पावर, काम कर सके। जैसे कि मान लीजिए कोर्सेस ऑन AI, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, अभी जैसे कुछ IITs में या NITs वगैरह में उन्होंने ऐसे कोर्सेज को स्टार्ट भी किया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम या डिप्लोमा प्रोग्राम। मैं तो आई वॉज वेरी अमेज्ड टू सी इवन एमटेक इन AI एंड ML स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे एडवांस कोर्सेज किए जा रहे हैं। अब हमें उसको व्यापक करना होगा कि वो हर जगह पे हो, ताकि हमारे पास जो युवा है, जो मैन पावर है, जो इस फील्ड में काम करना चाहेंगे, जो इस फील्ड में रहना चाहेंगे, वो उनको जॉब मिल पाए। तो उसके लिए हमें फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। एथिकल गाइडलाइन, हमें एथिक्स के गाइडलाइन को डिफाइन करना होगा, हेल्थ केयर में या कहीं भी सेक्टर में जहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो हमें एथिक्स को देखना होगा। तो एक फ्रेमवर्क तैयार करना बहुत ज़रूरी है इसमें जो है। सर, बिफोर मूविंग टू द कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मैं दो चीज़ों पे आपको थोड़ा खंगालना चाहूँगा, बिल्कुल, जो हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन से थोड़ा सा डाइवर्ट करेंगे सर। हाँ जी, हाँ जी, जैसे एक तो आपने बड़ा अच्छा पहलू कहा कि इंडिया के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं कि जो हमारी नई वर्कफोर्स हो वो ट्रेंड हो AI में, और जो AI की वजह से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हो, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में चाहे इंडिया बिल्कुल, में, उसका हम सबसे पहला फायदा उठा पाए। तो एक तो आपने सबसे अच्छा पॉइंट कहा। तो सर, इसमें क्या हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि इंडिया को इसमें लीप फ्रॉग करना चाहिए, ताकि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज के अच्छे जॉब्स हैं AI को लेके, इंडिया के यूथ उसका फायदा उठा पाए और इंडिया के यूथ उसको लीड कर पाए। जैसे इंडिया ने सर्विस सेक्टर को पूरे वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट किया था, वैसे AI को लेके करता है। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा सर, AI को लेकर एक और चीजें बात होती है। अब देखिए सर, जॉब लॉस तो होना है, मतलब देयर इज नो टॉक अबाउट इट कि वो नहीं होगी, बट इसके सेंस में एक बात की जाती है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की जब लोग बात करते हैं तो बात करते हैं कि अगर हम सबको बेसिक इनकम देंगे तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके लिए भी ये बात किया जाता है कि क्योंकि AI खुद AGI बन जाएगा, AI खुद ASI बन जाएगा, तो वो इतने अबंडेंट इकोनॉमी क्रिएट करेगा, इतने पैसे क्रिएट करेगा, इतने GDP को आगे बढ़ाएगा कि वो रिसोर्सेज कंट्रीज के पास होंगे कि वो लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम देके उनको एक अच्छी लाइफ दे पाए। तो सर, इन दो संदर्भ को लेके मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा लोगों को बताएं, और क्या इंडिया को अलग करना चाहिए ताकि AI का हम भरपूर फायदा उठा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये आपने बहुत अच्छा पूछा है, सवाल पूछा है। देखिए अभी ऑलरेडी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस फंडिंग की गई है नेशनल AI को डेवलप करने के लिए। और वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमें लीप फ्रॉग करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया का IT सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी ऑलरेडी हैव अ वेरी रोबस्ट IT सेक्टर, है ना। हमारे पास ऐसे मैन फोर्स, ये जितने भी है मैन पावर वगैरह सब है, और वो जो वर्क फोर्स जो है उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना होगा, COE बनाने होंगे। साथ साथ में हमें क्रिएट करना होगा ऐसे सेंटर्स, AI सेंटर्स क्रिएट करने होंगे जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, स्किल्ड डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा स्टार्टअप इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, कि इसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो सामने आए और इसमें स्टार्टअप्स और को बढ़ावा दे और उस पर काम करें। AI के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, केवल बड़े कॉर्पोरेट्स नहीं, इंडिया के जो बड़े जो IT सेक्टर्स में कंपनीज हैं वही नहीं, इवन मीडियम एंड स्मॉल प्लेयर्स जो हैं IT सेक्टर में, वो इस फील्ड में आ सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा
एक पॉलिसी फ्रेमवर्क और एक होता है ना ओपन विंडो देना होगा ताकि सब लोग मिलके कर सकें। अब जैसे कि गवर्नमेंट अभी हैकाथन वगैरह करते हैं, स्मार्ट हैकाथन वगैरह जो है, आइडियाज़ को हम कर रहे हैं। अब जैसे इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है, जब हम एआई को करेंगे, एक और बहुत बड़ा पार्ट आएगा, आईपीआर आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आएगा। जैसे आज हम कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते हैं तो वी गेट अ पेटेंट ओवर दैट। एआई का एक और बड़ा चीज़ जो हमें देखना होगा कि जैसे जैसे हम एआई को हम फंडिंग करेंगे, एआई के हम स्किल्ड मैन पावर बनाएंगे, एआई के एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, तो हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि उसका हम आईपीआर का लाभ ले सकें। यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो उसका पेटेंट करा पाएँ, उसके जो बाकी जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है उनके हम कॉपीराइट करा पाएँ और उसको हम लेवरेज कर पाएँ, ताकि हम ग्लोबल कंपटीशन में, है ना, हम दूसरों को टक्कर दे सकें। कि जहाँ पर यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं, हम उससे पीछे ना हो। हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आईपीआर वेल्थ एआई में क्रिएट हो, तो उसमें एकेडमिक यूनिवर्सिटी जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं वो लोग भी इस पर कर सकते हैं, है ना, उसको डेवलप कर सकते हैं। एडवांस लेवल जैसे आपने बताया एजीआई और एएसआई, हम जिस उस और बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे होना चाहिए। एक और चीज़ है जो हमारा जीडीपी है, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस में जॉब लॉस होगा, लेकिन हमें उसको कॉम्प्लीमेंट करना है विद जॉब क्रिएशन। और इंडिया अभी एक फास्टेस्ट जो है डेवलपिंग कंट्रीज इकोनॉमिक लेवल पे है, हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है, तो हमें वहाँ करना होगा, हमें बढ़ना होगा। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारा नेबर जो है चाइना पहले से तैयार है वो, और चाइना काफ़ी हाई लेवल पे एआई पे रिसर्च कर रहा है, डेवलप कर रहा है। फिर पता चला कि चाइनीज़ जो एआई है हमारे देश में काम हो रहा है, हम उसको नहीं कर पा रहे, टैकल नहीं कर पा रहे, वो अगला चैलेंज क्रिएट करेगा हमारे लिए। तो वो चीज़ वहाँ पर है, वहाँ पर, राइट। सो थैंक यू इतने मीनिंगफुल डिस्कशन के लिए, एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप ये समय दे पाए और आज के जो पॉडकास्ट था इसको इतना इंटरेस्टिंग बना पाए। सो थैंक यू अगेन सर, एंड अगर आप कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क ऐड करना चाहें सर। मैं अपने आप को ऑनर और सौभाग्य समझता हूँ, एंड आई ऑल्सो थैंक यू पूरे, और थैंक इकरा आईएएस फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है। और व्हाट आई बिलीव, AI is the future, it will stay with us. Whatever fear, whatever things are talked negative about AI, that will be there, but AI is going to grow. और ये बात हमें ध्यान रखना है कि हमें AI के साथ साथ भी ग्रो करना है, हमारे हर लेवल पे, चाहे वो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कॉर्पोरेट्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, our scientific organizations, our academic universities, and all those kind of startup ecosystems, all have to build a robust AI ecosystem in the country. तो उस तरह हम लोग ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं, एंड आई बिलीव फ्यूचर में और होगा, और AI से जो है गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट सब कुछ ट्रांसफॉर्म होगा, और हमारा देश का जो प्रगति है वो AI आगे लेके जाएगा। मैं इसी उम्मीद के साथ मैं ये आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ फॉर इन्वाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट, एंड आई रियली इंजॉयड डिस्कसिंग सो मच डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स, है ना। ये टॉपिक डिस्कस करने में मुझे बहुत मज़ा भी आया, आनंद भी आया, और मैं रोहित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जो, वी आर रियली ग्लैड यू केम। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।